नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गंगा सवेरा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर है हम। बिल्कुल। और दीपा, बात चाहे राजनीति की हो या फिर राजनेताओं की हो, हर चुनावी खबर इस बुलेटिन में दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल जया, हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फौरन हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। आगे बढ़ जाते हैं और सबसे पहले जया शुरुआत करते हैं कोरोना के बढ़ते दायरे के साथ ही, क्योंकि एक बार फिर से देश में कोरोना की दहशत बढ़ने लगी है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार लोगों को डराने लगी है और यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में फिर से एक बार कोरोना के नए मामलों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। बिल्कुल। और एहतियात के तौर पर फिलहाल सख्तियां भी बढ़ा दी गई हैं। दीपा, बात करें यूपी की तो यहां पर एक दिन के अंदर 2038 मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप की स्थिति है और जिसके बाद नाइट कर्फ्यू को अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया और इसके साथ ही क्लास 1 से 10वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है। एहतियात के तौर पर कोई भी कोताही बरती नहीं जा रही है। प्रशासनिक अमला लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर के मुस्तैदी के साथ लोगों को देख रहा है कि कहीं पर लापरवाही तो नहीं हो रही है, क्योंकि एक थोड़ी सी लापरवाही, एक हल्की सी चूक बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है। और इसीलिए सरकारी स्तर पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हर दिन सख्ती से कदम उठाए भी जा रहे हैं, नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा के लिए। और आज से नई गाइडलाइन जो बनाई गई है लागू हो जाएगी। जिस तेजी से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है उससे मुश्किलों का बढ़ना तय है और आज से जहां नई गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, तो वहीं डेटा के जरिए मालूम भी हुआ है कि एक हफ्ते में इस वायरस की रफ्तार 10 गुना तक बढ़ी है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कैसे ये वायरस कहर बरपा सकता है। बिल्कुल जया, और इतना ही नहीं, धीरे धीरे ही सही लेकिन अब राजनेताओं के जो तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित थे वो रद्द किए जा रहे हैं। बिल्कुल। कोरोना के मामले जब बढ़ने लगे तो अब अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से कार्यक्रम भी रद्द किए जा रहे हैं। हालांकि आज से नई गाइडलाइन भी जारी हो जाएगी। दीपा, तो कोरोना की रफ्तार से सियासतदान भी सहमे हुए हैं, जिसका असर चुनावी जंग में भी देखने को मिलने लगा है, जिससे जाहिर होता है कि वायरस बढ़ती रफ्तार नेताओं की भी चिंता बढ़ा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। वहीं पीएम मोदी, सीएम योगी और अखिलेश यादव ने भी अपनी रैलियों को रद्द कर दिया है। कोरोना का डर, माननीयों की रैलियां रद्द। जिस बात का डर था वही हो रहा है। कोरोना का वायरस 10 गुना तेजी की रफ्तार से फैल रहा है, क्योंकि जहां देश के अंदर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं यूपी में पिछले 24 घंटे में 2038 नए मामले सामने आ चुके हैं, जो पिछले 7 दिनों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। इसे इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि 28 दिसंबर को जहां यूपी में 118 मामले सामने आए थे, वो 7 दिन के बाद 2038 पर पहुंच गया है। ये रफ्तार न सिर्फ डरा रही है बल्कि आने वाले संकट की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि जहां एक तरफ कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी फिर से लॉकडाउन में कैद हो रही है। नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां बढ़ाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दी गई हैं। जिम और स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल में 50% से ज्यादा लोग नहीं होंगे। शादी समारोह और धारा 144 जैसी बंदिशें पहले से ही लागू है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए ये कदम काफी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल चुनावों में हो रही रैलियों का है, जिनमें उमड़ रही भीड़ कोरोना को खुला न्योता दे रही है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस ने बड़ी पहल की है। कोरोना के संकट को देख अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं और चुनाव आयोग से बड़ी रैलियों पर रोक लगाने की अपील की है।
कोरोना का प्रकोप बढ़ने की आशंका से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है। उस पत्र में कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई जाए। कांग्रेस कमेटी की तरफ से यह सुझाव भी दिया गया है कि रैलियों और जनसभाओं की जगह छोटे छोटे सम्मेलन, नुक्कड़ सभा, चौपाल, वर्चुअल मीटिंग और डोर टू डोर कैंपेन जैसे आयोजन कराए जाएं। कांग्रेस की अपील पर चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन रैली रद्द होने का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को 9 जनवरी को लखनऊ आना था, लेकिन अब ये रैली रद्द हो गई है। मुख्यमंत्री योगी को गुरुवार को नोएडा और मुरादाबाद जाना था, ये भी रैली रद्द हो चुकी है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी को बुधवार को बड़ी सौगात देने कानपुर जाना था, लेकिन नहीं गए और लखनऊ से ही सौगात दे दी। हालांकि रैली रद्द करने के पीछे किसी भी राजनीतिक दल ने कोरोना को जिम्मेदार नहीं बताया है, बल्कि मौसम को बताया है। मतलब जो भी रैलियां रद्द हुई हैं, उसके पीछे मौसम वजह है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने कोरोना को देख जो रैलियां रद्द की हैं, उसमें कुछ नेता जीत हार देख रहे हैं। उनके पास चूंकि जमीन कहीं नहीं है, आदमी कहीं नहीं है, तो रैली कहां से करेंगे। इस नाते वो अपनी रैली को इस प्रकार का रूप ले रहे हैं। हम जो भी रैली करेंगे कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए करेंगे। ये अच्छा निर्णय है। हालांकि बड़ी रैली करने की उनकी क्षमता भी नहीं थी, परंतु तो भी चलिए, उन्होंने कोरोना के संक्रमण का बहाना बना करके ये निर्णय किया। निर्णय तो अच्छा ही है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की रैलियों के संबंध में चुनाव आयोग को भी हो सकता है निर्णय करना पड़े, और जो निर्णय चुनाव आयोग करेगा उसको सब मानेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख चुनाव आयोग कोई कदम उठाएगा, क्योंकि अगर अब भी कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश मेरे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेश, इसे डर कहें या फिर पहल कहें, क्योंकि अब तो रैलियां रद्द की जा रही है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात अभी भी ये है कि कोई भी कोरोना को वजह नहीं बता रहा है। मौसम खराब है, ये बड़ी वजह बताई जा रही है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया, उसे डर की जगह अगर पहल के रूप में देखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हालात जो थे, लगातार एबीपी गंगा भी इस चीज को दिखा रहा है कि जिस तरह के हालात है, इसमें रैलियां, ये चुनावी सभाएं कितनी खतरनाक हो सकती है। और ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा जाता तो उसे एक पहल के रूप में देखना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर हम देखें बाकी राजनीतिक दल अगर इस तरह से इस पहल के ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे दल को वो और ज्यादा प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं, ये कहकर कि उनकी क्षमता नहीं है। किसी की क्षमता है या नहीं वो एक अलग की बात है, लेकिन फिलहाल जो हालात है वो यही कहते हैं कि ये रैलियां, ये चुनावी सभाएं जो हैं, वो कहीं ना कहीं आम जनता की जान को मुसीबत में डाल सकती हैं। जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं, उसमें ये चुनावी सभाएं, देखिए जैसा अभी हमने बयान सुने कि चुनावी सभाओं में कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है कि इन रैलियों में, इन सभाओं में कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो पाता है, चाहे किसी भी दल की हो, चाहे वो भाजपा की हो, आम आदमी पार्टी की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो, किसी की भी हो, सबकी रैलियों को हम लगातार देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोविड के मामले पिछले 1-2 दिन में बढ़े हैं, ये लगातार बढ़ रहे हैं और ये रैलियां भी लगातार हमने होते हुए देखी है। नए साल में अगर हम बात करें तो 1 जनवरी से लेकर अब तक में तमाम रैलियां देखिए, केस तब भी बढ़ रहे थे, लेकिन कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो पाया ये सबको पता है। ऐसे में इन रैलियों, इन सभाओं के जरिए आप देखिए, स्कूलों को बंद करने की 2 वजह होती है। एक ये कि वहाँ पर बच्चों की जान को, बच्चों के लिए समस्या हो सकती है, ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर स्कूलों को फिलहाल ऑनलाइन मोड पर लाए। लेकिन दूसरा पहलू देखिए आप कि स्कूलों में तो फिर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव है, वहाँ पर जो गैदरिंग है वो एक लिमिटेड संख्या में है। तो सोचिए, उस लिमिटेड संख्या में अगर ये ज़रूरत पड़ती है कि फिलहाल कक्षाओं को बंद किया जाए, तो इन रैलियों और चुनावी सभाओं की अगर बात करें, जहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं होता, किसी दल का कोई नियंत्रण नहीं होता, वहाँ के हालात को आसानी से समझा जा सकता है। तो फिलहाल जो मौका है उसकी मांग तो यही कहती है कि इस तरह की बड़ी गैदरिंग्स को बंद किया जाए। शादी समारोह पर देखिए बंदिशें हैं, बंद हॉल की अगर बात करें वहाँ पर भी सीमित संख्या, तो फिर इन चुनावी सभाओं पर नियंत्रण भी जरूरी है। और अगर ये कोई फैसला लेता है तो इसे एक अच्छे नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। और शैलेश, अब देखिए, अब चुनाव आयोग की तरफ सबकी नजर है कि अगला कदम क्या होता है, क्या फैसला चुनाव आयोग की तरफ से होता है, इसके लिए सबको इंतजार भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और बिल्कुल जया, यही पहल पहले से राजनीतिक दल करते तो अभी स्थिति को भयावह होने से पहले ही रोका जा सकता था, लेकिन अब ये पहल हो रही है तो इसकी भी सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते, लखनऊ से खबर है, आज अखिलेश से मिल सकते हैं जयंत चौधरी, ऐसी जानकारी मिल रही है। सपा अध्यक्ष से मिल सकते हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी। मुलाकात में सीटों के बंटवारे पर फाइनल बातचीत संभव है, ये कहा जा रहा है। बैठक के बाद तय होंगी सीटें, ये कहा जा रहा है कि फाइनल जो सीटें होंगी, वो जो बैठक होनी है, मुलाकातें जो चलनी है, मुलाकात के बाद ही सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय होगा। तो बैठक के बाद फाइनल सीटें होंगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज जो मुलाकात होगी उसके बाद सीटों को लेकर कोई फैसला हो सकता है। मुलाकात के दौरान सीटों के बंटवारे पर फाइनल बातचीत होगी और बैठक के बाद ही तय होगा कि गठबंधन में पार्टी को कितनी सीटें सपा दे रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आज जो बैठक होगी उसके बाद सीटों को लेकर कोई फॉर्मूला सामने आ सकता है। मुलाकात में सीटों के बंटवारे पर फाइनल बातचीत संभव मानी जा रही है। तो वहीं आज फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यूपी को कई सौगातें देने वाले हैं। राम की नगरी अयोध्या को नितिन गडकरी 6 परियोजनाओं की सौगात आज देंगे। दरअसल 2022 चुनाव के पहले राम नगरी अयोध्या को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 6 परियोजनाओं का शिलान्यास और हिंदू आस्था से जुड़ी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर 5 अलग अलग परियोजनाओं का भी शिलान्यास आज होने वाला है। और सौगात के बाद जीआईसी मैदान में एक चुनावी जनसभा का भी कार्यक्रम रखा गया है। बता दें आपको कि नितिन गडकरी बस्ती, अयोध्या और कौशाम्बी के दौरे पर हैं। सबसे पहले जानकारी ये मिल रही है कि वो कौशाम्बी में 26 करोड़ 50 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और इसके बाद फिर कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और इसके बाद अयोध्या को सौगात देंगे और फिर बस्ती के हरैया पहुंचकर मखधाम मखौड़ा में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास करेंगे। तो आज भी कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश को। अब एक बड़ी खबर है कि आज लखनऊ में भाजपा की अहम बैठक होनी है। भाजपा की ब्राह्मण समिति की बैठक ये होगी। प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन पर मंथन होगा। विधानसभा स्तर पर ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए एक प्लान बनाया जाएगा। लंबे वक्त से कहा गया कि नाराज चल रहे हैं ब्राह्मण, उनको अपने साथ लाने के लिए एक बार पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है उत्तर प्रदेश में और इसीलिए आज ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी पर भी चर्चा होगी विधानसभा स्तर पर। ये बड़ी खबर है और ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए ही पूरा प्लान आगे तय किया जाएगा। तो दीपा, ये तो चुनावी खबर हो गई, लेकिन चुनावी खबरों के बीच, शोर के बीच कोई अहम खबर ना छूटे दर्शकों से, ये भी जिम्मेदारी हमारी है। तो आज की बड़ी खबरें क्या रहेगी मैं बता कर आती हूँ। बिल्कुल जया, क्योंकि तमाम बड़ी खबरों पर तो हम लगातार रहते ही हैं, चुनावी बड़ी खबरों पर लगातार अपडेट भी करते हैं, लेकिन चुनावी खबरों के बीच हमारी नज़र उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है जो दर्शकों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम चुनावी शोर के बीच भी अहम उन खबरों पर लगातार नज़र बना करके रखते हैं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर हमारे दर्शकों तक पहुँचने से छूटे ना। ओवर टू यू जया। बिल्कुल दीपा, जो आज की बड़ी खबरें रहेंगी उसमें सबसे अहम खबर प्रयागराज से मिल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा सांसद आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को बड़ा झटका। ट्रस्ट के द्वारा अवैध रूप से खरीदी गई 70 हेक्टेयर भूमि को राज्य में निहित करने के मामले में दाखिल विशेष अपील खारिज और कोर्ट ने कहा कि भू राजस्व अधिनियम के तहत की गई विधिक कार्यवाही और इसके खिलाफ याचिका पर पारित आदेश के विरुद्ध विशेष अपील पोषणीय नहीं है। ट्रस्ट की तरफ से एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी विशेष अपील और जौहर ट्रस्ट को 400 एकड़ जमीन कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदने की शर्त पर अनुमन्यन की गई थी और SC/ST गांव और सभा व शत्रु संपत्ति बिना प्राधिकारी की अनुमति के खरीद ली गई थी, जिसे कोर्ट ने सही नहीं माना और एकल पीठ ने आदेश दिया 12.5 एकड़ के अलावा शेष जमीन राज्य में निहित होगी और ADM ने भूमि राज्य में निहित करने का आदेश दिया, जिसे चुनौती दी गई। जस्टिस SD सिंह और जस्टिस ब्रिजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। इसके अलावा जो अगली बड़ी खबर है वो गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में कोरोना का कहर जारी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 815 है। बहुत जल्द 1000 पार हो सकता है आंकड़ा और बढ़ते संक्रमण को लेकर अफसरों की बैठक भी और गाजियाबाद में जल्द बढ़ाई जा सकती है पाबंदियां। इसके अलावा जो अगली बड़ी खबर है
जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की यात्रा रुकी। मौसम खराब होने की वजह से एहतियातन ये फैसला लिया गया है और यात्रा के ट्रैक में पत्थर गिरने की वजह से ये फैसला किया गया है। दीपा, तो मौसम खराब होने की वजह से वैष्णो देवी की जो यात्रा उसको रोक दी गई है, ये अहम खबर है। और साथ ही साथ कोविड का जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है गाजियाबाद में, और इसीलिए कहा जा रहा है कि वहां पर भी लगातार एहतियात बढ़ाए जाएंगे और तमाम अहम खबरों पर लगातार दिन भर नजर बनी रहेगी। जया आ चुकी हैं बड़ी खबरें बता करके, चुनावी शोर, लेकिन उन चुनावी शोर के बीच में अहम खबरें आप तक लगातार दिन भर बताते रहेंगे। बिल्कुल। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं धुआंधार 22। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज से भाजपा विधायक राघवेंद्र का विवादित बयान। कहा, मदरसों की मान्यता रद्द कर बेसिक शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो सारे आतंकवाद फिर अपने आप खत्म हो जाएंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। का खतरे में है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी, हिंदू नहीं इस्लाम पर खतरा संभव। चुनाव से ठीक पहले अपना दल एस ने विश्वनाथगंज से विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा को दिखाया बाहर का रास्ता। अनुशासन समिति ने लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर वर्मा को पार्टी से निलंबित किया। भाजपा के क्षेत्रीय सह संयोजक का वीडियो हुआ वायरल वीडियो में वो अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा बता रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं हमारे पास तन है, मन है, धन है, हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, ये कहते हुए वीडियो में सुनाई दे रहे हैं। बाहुबली राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राजा भैया खुद कुंडा से तो वहीं वर्तमान विधायक विनोद सरोज बाबागंज से लड़ेंगे चुनाव। शिवपाल सिंह की पहली बड़ी जनसभा में नहीं दिखा समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता। जसवंत नगर की जनसभा में केवल शिवपाल और उनके पुत्र आदित्य यादव आए नजर। सपा परिवार का कोई भी मेंबर वहां पर दिखाई नहीं दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिनों बाहुबली धनंजय सिंह को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच धनंजय की पत्नी ने एबीपी गंगा पर बड़ा खुलासा किया है और एबीपी गंगा पर धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी का खुलासा। धनंजय सिंह का नया वीडियो श्रीकला रेड्डी ने ये कहा है और धनंजय सिंह के वायरल वीडियो पर श्रीकला रेड्डी का बयान सामने आ चुका है। जनता के बीच में रहते हैं धनंजय सिंह, उन्होंने ये दावा किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि धनंजय सिंह जौनपुर में है। एबीपी गंगा पर ही खुलासा उन्होंने किया। इसके अलावा श्रीकला रेड्डी ने यह भी दावा किया है कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा की जीत का भी दावा कर दिया है। अब देखिए सियासत उत्तर प्रदेश की किस तरीके से गरमाई हुई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए वो, और ये कहा गया कि 25,000 का इनाम उन पर है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके पीछे संरक्षण साफ तौर से दिखाई देता है कि उनको संरक्षण मिल रहा होगा। लेकिन अब देखिए जब एबीपी गंगा से उनकी पत्नी ने बातचीत की तो उन्होंने भी ये कहा कि जनता के बीच में वो रहते हैं और साथ ही इस बार चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसे भी संकेत देते हुए श्रीकला रेड्डी दिखाई दी और भाजपा की जीत का दावा भी उन्होंने किया। एबीपी गंगा से उन्होंने जब बातचीत की और खुलासा किया, वो झलक एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। लेकिन श्रीकला जी जो ये वीडियो चल रहा है जो वायरल है सोशल मीडिया पर, तो क्या वो क्रिकेट टूर्नामेंट में गए थे धनंजय सिंह? कैसे क्रिकेट टूर्नामेंट में? या ये पुराना वीडियो है, नया वीडियो है? नहीं, ये नया वीडियो है एंड ही इज फॉर पब्लिक, ही इज अ डेमोक्रेटिक पर्सन एंड ही ऑलवेज वर्क्स फॉर पब्लिक एंड ही इज देयर for public all the time. He does lot of work for public there. How did he get 70,000 votes last time? तो आपका कहना है कि धनंजय सिंह जौनपुर में है, वो सब लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पुलिस आए और उनसे पूछताछ कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं? जब पूछताछ करना चाहे आज अभी तक yeah he is in Jaunpur and he is of course within the public of Jaunpur. जी, लेकिन अब एक आखिरी सवाल आपसे, क्या इस बार के चुनाव में धनंजय सिंह प्रचार करेंगे? किसके लिए नहीं, ये नहीं मैं नहीं पूछ रहा हूं, क्या कहना है आपका? इस प्रचार करेंगे एंड हो सके तो ही विल आल्सो कंटेस्ट एंड दिस टाइम इन जौनपुर में एसपी इज नॉट गोइंग टू विन एनी सीट्स. The kind of what they are doing like this, the people are going to give them a verdict and they are not, all the 9 seats they will not get 1 seat in them. क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनते हुए देख रही हैं आप? अभी क्या लग रहा है आपको? बीजेपी की सरकार, ये बड़ी बात कह रही हैं आप. जौनपुर तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है.
That's my personal opinion. चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त हो रहा है एबीपी गंगा के खास सेगमेंट क्या चल रहा है का। ऐसे में अयोध्या में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी पहुंचे चाय की दुकान पर। रतीश ने वहां चाय की चुस्की के साथ ली लोगों की राय। तो आइए देखते हैं अयोध्या में आखिर चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या हो, काशी हो या कोई और जिला हो, तमाम जगहों की चर्चाएं हो रही हैं। तमाम नेता एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच अयोध्या के लोग सरयू तट पर बैठे आरती घाट में क्या सोच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपसे जानेंगे, तमाम चर्चाएं हो रही हैं, अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों या तमाम ऐसे लोग हों, तो आप लोग जब ये बयानबाजी सुनते हैं तो क्या जहन में आता है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है, इससे अयोध्यावासी बिल्कुल जो है अति प्रसन्न है। अयोध्या में बहुत ही विकास कार्य हो रहा है। अभी तक जितना दिन हुआ है, 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरे होने में 6 महीना है, एक भी कोई दंगा नहीं हुआ और भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। इससे पूरे देश में, पूरे विश्व में अच्छा संदेश जा रहा है। ये बताइए कि राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अन्य विपक्षी दल हो, काशी में जब डुबकी लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो डुबकी लगाना ही एक अलग विषय बन जाता है, उसी पे कटाक्ष किए जाते हैं। देखिए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अन्य दल के कोई भी व्यक्ति हो, ये अगर इस तरह का राजनीति करते हैं कि कोई गंगा में अगर गोता लगाए तो वो गलत हो गया, अच्छा ये बात नहीं है। कारण है कि ये आस्था का विषय, प्रधानमंत्री को तो लगाना ही चाहिए। पहले वो हिंदू हैं, बाद में भारत के प्रधानमंत्री हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो है वो जब आखिरी समय आता है तो आदमी काशी की तरफ ही जाता है। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, अपनी उनकी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं। काशी की नगरी में जीवित रहने पर भी लोग गोता लगाते हैं, अंतिम संस्कार में जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई अमर नहीं है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, लेकिन विपक्षी इसी को लेकर के हमेशा टारगेट पे रखते हैं। विपक्षियों को अभी पता नहीं है कि भारत की आत्मा जग रही है। और ये धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पर्यटन से इकोनॉमिक नहीं बढ़ती क्या? इस देश की समृद्धि नहीं बढ़ती क्या? तो इस देश की समृद्धि, देश की जीडीपी, देश के पर्यटन व्यवस्था से बढ़ रही है। उसमें धार्मिक क्षेत्र सर्वाधिक है। खाने को भंग, नहाने को गंग, चढ़न को तुरंग, ओढ़न को दोसाला, पाने पुराने सुहागन सुंदर, गोदे खेलावत सुंदर बाला, हे शिव शंकर यह बर मांगत, 2 मृग नैनिया 2 मृग छाला। संसार भी देगी और मोक्ष भी देगी। काशी तो ऐसी है। आने वाली सरकार आप लोग कैसी चुनने जा रहे हैं? अब आने वाली सरकार जो है वो तो जनता ही चुनेगी, पूरा देश चुनेगा। उसमें हम लोग तो हमेशा मोदी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में तमाम नेता हैं। ने जो काम किया है आज तक, वो जानिए ऐसा काम कोई करने वाला है भी नहीं, ना होगा। बताइए, क्या कहेंगे? अयोध्या में आयोजन हो रहे हैं, काशी में आयोजन हो रहे हैं, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा विपक्ष कहता है। अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पर। प्रियंका गांधी आती हैं, कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो कितना जायज और कितना मजबूत दावा देखते हैं आप? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो लोग विपक्ष लोग बोल रहे हैं, वो अपनी राजनीति के लिए बोल रहे हैं। ये सब कुछ नहीं हो रहा है। अत्याचार कुछ बिल्कुल बंद हो चुका है। अत्याचार बंद हो चुका है। अरे विपक्ष के पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या बोलें? यही बोल रहे हैं। और हम लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है और हम लोगों का वोट बीजेपी की तरफ ही जाएगा। अयोध्या का विकास हो रहा है, बहुत विकास हुआ है। अयोध्या बिल्कुल बदल गई है, ये समझ मान लीजिए आप। रामनगरी में रामराज आ गया, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। और नौकरी को लेकर के कोई समस्या नहीं है, महंगाई को लेकर कोई समस्या नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल आते हैं और ये कहते हैं कि राम राज्य नहीं है यहाँ पर रावण राज है या गुंडा राज है, तो ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल आरती घाट पर सरयू के किनारे जो हम चर्चा की है, चर्चा में निकल करके निष्कर्ष ये आया कि धार्मिक पर्यटन को सरकारें दोनों, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, बढ़ावा दे रही हैं और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। विपक्षी दल कुछ भी कहते रहे, लेकिन फिलहाल जिन लोगों से बात की वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अयोध्या से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।